हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी को आरसी के पार्ट बहुत अच्छे से पसंद आ रहे हैं और मुझे कुछ पर्सनल फीडबैक भी मिले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों के फीडबैक सुन के, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप लोग करते रहो तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, कैट और आईपीएम इंदौर खास तौर से इसमें आप आरसी वाले सेक्शन में 100% क्वेश्चन सही कर लोगे। बस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे चलते जाओ, ठीक है। लाइक एक आपको आज एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है इस तरीके से आपने कभी किसी से सुना ही ना हो। आप मैथ्स जो करते हो वो टॉपिक वाइज करते हो ना, है ना। पहले नंबर सिस्टम या अर्थमेटिक, देन अलजेब्रा, और अर्थमेटिक में भी पहले रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, है ना, टाइम एंड वर्क एंड सो ऑन। देन अलजेब्रा में भी प्रोग्रेशन, फंक्शन, ग्राफ एंड सो ऑन। फिर ज्योमेट्री में मेंसुरेशन पहले करोगे, फिर ट्रायंगल्स, है ना। ऐसा आप करते हो क्या कि आप कभी भी मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हो, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का किया, अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का कर लिया, थर्ड क्वेश्चन ज्योमेट्री का कर लिया? नहीं ना। तो फिर आरसी में ऐसा क्यों करते हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहीं पे बस कृपा अटकी हुई है। इसका मतलब है आरसी सही तरीके से आप कर ही नहीं रहे हो कभी भी। तो जैसा कि जो लोग मुझे पहले आरसी से फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने टॉपिक उठाया है नेचर, ठीक है। और इसमें भी छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, सीधे अपन कैट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग मेरे चैनल पे भी देखोगे, मैं आरसी आपको फ्री में, पूरे यूट्यूब में फ्री में रहेगी, टॉपिक वाइज कराऊंगा, ठीक है। तो जब आप एक एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कैट लेवल के, आईपीएम इंदौर लेवल के, तो फिर आप जब रियल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, यूं बना लोगे, यूं, आपको टफ ही नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसा कि मेरे सेक्शन का नाम क्या है, सॉल्व आरसी इन अंशु अग्रवाल से स्टाइल, ठीक है। तो मेरी स्टाइल से करोगे तो फ़ायदा तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। और बस ये विश्वास रखना, भले ही आपकी वर्बल अच्छी हो या ना हो, मेरे से एक बार आपने आरसी कर लिया तो आप कैट या आईपीएम में आरसी में फोड़ के आओगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेट है ना, ये भी कैट 2020 के स्लॉट 2 का आरसी हमने लिया है और थीम इसकी भी क्या है, नेचर। तो अभी हम नेचर को ही टारगेट किए हुए हैं क्योंकि हम अपनी प्रकृति को तो अच्छे से समझ लें, उसके बाद बाकी चीज़ें समझते रहेंगे, नहीं। और आपको भी ये बताऊं, आरसी जब करोगे ना मेरी स्टाइल में, तो आपको एक अटैचमेंट तो नेचर से देखो हो ही जाएगा। बहुत सारे जब आरसी करोगे आपको फील आएगा कि हाँ यार, कुछ तो चल रहा है जिस पे हमारा ध्यान नहीं था। और दरअसल आरसी के साथ साथ आज का ही आरसी की बात करूं, मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा इस आरसी के आखिरी में, इसी आरसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान से पूरा आरसी समझना, ठीक है। और क्योंकि आरसी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो इसकी आप लोग फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हर सेट की। हमारी वेबसाइट पे जाओ, catipmet.com/rc, इस पर आपको आरसी मिल जाएगा। पहले वहाँ से सॉल्व कर लो, फिर उसी के बगल में एक लिंक रहेगी उसके सॉल्यूशन की, लाइक दिस वीडियो, है ना। तो ये वीडियो भी आपको इस पर्टिकुलर आरसी का मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, अभी हमारा मैथ्स का LRDI का वीडियो कोर्स परचेस करना, जो कि ऑल ओवर इंडिया मुझे लगता है सबसे अच्छा है, तो आप ये लिंक्स दी हुई हैं, है ना, catipmet.com/cat2024 /cat2025, देन IPMAT के हैं, IPMAT 2025 और IPMAT 2026, यहाँ पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का आरसी जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कैट 2022 स्लॉट 2 का है। ध्यान से पढ़ते हैं, समझ समझ के पढ़ते हैं। देखो, मैंने हमेशा कहा है, आप आरसी सॉल्व करते समय ये मत सोचो कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप ये ऐसे पढ़ो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और जिस दिन आपने इसमें इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया कि यार मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, यूँ करोगे आप आरसी, ठीक है। तो बस मेरे से जुड़े रहो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर दो, और वीडियो को शेयर तो कर ही देना, नहीं। चलो पढ़ते हैं। इन अ लो कार्बन वर्ल्ड, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज आर हॉट बिजनेस, ठीक है। लो कार्बन वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो हैं ये अभी हॉट बिजनेस है, ठीक है। फॉर इन्वेस्टर लुकिंग टू रिडायरेक्ट फंड्स, विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स अमंग अदर टेक्नोलॉजीज सीम्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस। देखो, जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जो अपने अब मनी इधर उधर लगाना चाह रहे हैं, है ना, इधर उधर लगाना चाह रहे हैं, ध्यान रखना, तो उनके लिए विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। But renewable needs to be further scrutinized before being championed as forging a path toward a low carbon future.
लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारे है ना, हो सकता है लूप होल, तो इसमें ध्यान और इसकी अच्छे से जांच पड़ताल टाइप जो बोलते हैं ना, वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले टाइप। ठीक है, both the direct and indirect impacts of renewable energy must be examined to ensure that climate smart future does not intensify social and environmental harm। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अच्छे से इसकी, वही जो अभी हमने कहा कि अच्छे से आप स्क्रूटनाइज करो, जांच पड़ताल करो, ताकि फ्यूचर में है ना कोई इसका सोशल और एनवायरमेंटल हार्म ना हो, है ना। क्लाइमेट स्मार्ट फ्यूचर की जो ये लोग बात कर रहे हैं उसमें, as renewable energy production requires land, water and labor among other inputs, it imposes cost on people and environment। देखो इसमें भी जैसे लैंड, वाटर, लेबर, इन सब की तो ज़रूरत पड़ती ही है ना। तो ये किस पे होता है, मतलब इसमें भी लोगों को कॉस्ट लगता है, एनवायरनमेंट को कॉस्ट तो लगेगी लगेगी। देखो ऐसा तो है नहीं सब कुछ अपने आप होगा। ठीक है, मतलब असर तो पड़ेगा लोगों पे और एनवायरनमेंट पे। अब जैसे आगे लिखा हुआ है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स फॉर इंस्टेंस हैव लीड टू कम्युनिटी डिस्पोसेशन एंड एक्सक्लूशन। देखो जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कैसे, जैसे वाटर के थ्रू जिसमें एनर्जी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कम्युनिटी का डिस्पोसेशन होता है, एक्सक्लूशन होता है ना। जैसे ये डैम वैम जो बना लेते हैं, वहाँ से पूरे लोगों को शिफ्ट कर देते हैं, है ना, खतरा तो वहाँ पे भी होता है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया। रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन्स आर ऑल्सो इंटरवेंट विथ माइनिंग एंड देयर टेक्नोलॉजीज कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोइंग लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। Furthermore, although renewable energy can be produced and distributed through small scale local systems, such an approach might not generate the high returns on investment needed to attract capital। ठीक है, बेसिकली कह रहे हैं कि इसमें ये जो माइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इन सब के बारे में भी ये लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होता है। तो आप जो बोलते हो ना कि अच्छा फ्यूचर होगा, तो इस पर उसने बेसिकली क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई नुकसान तो इससे भी हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो रहा है, जैसा कि अपन क्लेम करते रहते हैं कि एकदम हमारा जो नेचर होगा एकदम इसमें पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। तो उस पर इसने एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, लाइक माइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जरिए। और फिर इसने आगे एक छोटी सी बात और बोली कि अभी ये क्या हो रहा है कि वो स्मॉल स्केल पे हो रहा है, लोकल लेवल पे। तो इसमें आप है ना हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अभी जनरेट नहीं कर पाओगे, मुश्किल है, मतलब है ना, हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुश्किल है। और इससे फिर कैपिटल अट्रैक्ट करना, जैसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मांगते हैं ना, वो भी अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो एफडीआई कब होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब लार्ज स्केल पे चीज़ें हो। ठीक है, तो अभी लार्ज स्केल तो दिख नहीं रही है इसमें। तो बेसिकली ये पूरा फर्स्ट पैरा में इसका कहना चाह रहा था। और माइनिंग वाइनिंग से रिलेटेड खबरें तो आई थिंक लास्ट आरसी में भी मैंने इसका एक बताया था, माइनिंग। तो देखो जब मैं बार बार नेचर के आरसी लूंगा ना, तो आप ऐसे लिंक करना सीख जाओगे, और जैसे ही लिंक करना सीखे काम खत्म। जैसे आज में ना, अभी सिर्फ मैंने 2 ही आरसी लिए हैं इसके पहले, लेकिन इन्हीं 2 में देखना अब लिंक चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज ही मैंने बताया कि माइनिंग की बात भी हमने पिछले उसमें की थी कि वो मजदूर बेचारे दब जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। तो अब सब लिंक होगा, ध्यान से देखना, मजा आएगी आपको मेरे साथ, देखते जाना बस। आगे, although an emerging sector, renewable are enmeshed in long-standing resource extraction through their dependence on minerals and metals। ठीक है, देखो इसमें एक और चीज कही गई कि ये रिन्यूएबल्स जो है ये मिनरल्स और मेटल पे डिपेंडेंट है ना। तो इसका जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, ये भी अपने आप में एक डाउटफुल है ना, उलझा हुआ पूरा है। ठीक, स्कॉलर्स डॉक्यूमेंट द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ माइनिंग। ये जो स्कॉलर्स होते हैं इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी बताते हैं इसके, इवन फॉर माइनिंग ऑपरेशन दैट कमिट टू सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, है ना, सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस होती है, वो लोग बताते हैं सब। ठीक है, मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ द मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम। लिथियम पता है किस में यूज होता है, कमेंट सेक्शन में बताना, देखें आपको कितना नॉलेज है। तो हाँ आगे पढ़ते हैं। Many of the world's largest reservoirs of the minerals like cobalt, copper, lithium, and rare earth minerals, the ones need for renewable technologies, are found in fragile states and under communities of
marginalized people in Africa, Asia, and Latin America. Since the demand for the metals and minerals will increase substantially in a renewable power future, this intensification could exacerbate मतलब खराब करना टाइप the existing consequences of extractive activities. अब मैं इसको पूरा अच्छे से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो, कई आरसी में आपने पढ़ा होगा कि ये लैटिन अमेरिका वाले, लास्ट आरसी में हमने पढ़ा था कि अर्थ को एज अ मदर अर्थ लेते हैं। नॉर्मली क्या हो रहा है अभी आपको मैं समझाता हूँ रियलिटी से भी। ये जो मिनरल्स मिल रहे हैं ना, मिनरल्स या क्या बोला हुआ है इन्होंने, कौन कौन से मिनरल बोले, इवन फॉर द माइनिंग ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, ये सब आपको अब ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जहाँ पे लोगों का पहले अप्रोच नहीं था, है ना। जहाँ जहाँ था वहाँ से तो खुदाई करके खूब कर लिया, अब ये लोग नए नए रिसोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्मली इस पैरा में भी लिखा गया है कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लाइक ये दूसरा कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, ये सब जो है, ठीक है, ये कहाँ आजकल आपको मिल रहा है, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे। तो अब दरअसल यहाँ पे लोगों की नज़रें आ चुकी हैं, है ना, वो बोलते हैं ना गिद्ध गिद्ध की नज़रें अब इधर साइड आ गई हैं, ठीक है। तो आजकल फिर ये लोग भी बेचारे परेशान हैं। ये लोग यहाँ पे बेसिकली लोग रहते हैं वो आदिवासी टाइप, आदिवासी टाइप मतलब यहाँ पे देखो उन्होंने मेंशन भी कराया हुआ है, इसको कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कम्युनिटी मार्जिनल पीपुल्स इन अफ्रीका, है ना, मार्जिनलाइज्ड पीपल, मार्जिनलाइज्ड पीपल मतलब वही जो आदिवासी टाइप में। और इवन आपको एक लिंक सेट कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी यही लोग होते हैं। हम लोगों ने उनको बस जैसे लास्ट उसमें नहीं, यूरोपियंस जो होते हैं वो अपना वो बोल देते कि हम ही स्मार्ट है, हम ही स्मार्ट है, लेकिन देखा जाए फिजिकली और सब वीक होते हैं सब लोग। हम और आपको ही देख लो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल नॉलेज है ना इन लोगों में ही सबसे ज़्यादा होता है। जंगल में इसी घूम लेते हैं, हमें जंगल में अकेला छोड़ दो, समझदार हो आगे क्या होगा, है ना। तो ये देखो मैंने कहा ना टॉपिक से अलग हो जाऊंगा, लेकिन लिंक करके देखोगे तो आपको चीज़ समझने में आने लगेंगी, है ना। इवन आजकल इस कंसेप्ट पे ध्यान से देखना, काफ़ी मूवीज़ भी बन रही हैं, लाइक आई थिंक अभी एक काला पानी टाइप की नेटफ्लिक्स पे भी आई थी, उसमें भी ये जो एकदम जंगल टाइप के इलाके होते हैं ना जहाँ पे लोगों की पहुँच ही नहीं थी, वहाँ पे अब जाके इसे मिनरल्स और इस टप को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इसी में ये कहा था कि जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी तो इसका और कंसिक्वेंसेस जो होंगे वो खराब ही होंगे, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब था। उम्मीद है कि मैंने आपको रियल लाइफ से लिंक करके इसको बता दिया है, ठीक। इवन मैं बार बार बोल रहा हूँ, आजकल आप जो टॉपिक देखना, अच्छी अच्छी कुछ सीरीज आ रही हैं या टॉपिक, उसमें इसी टाइप का दिखा रहे हैं, है ना, कि ये जो गवर्नमेंट या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं इस टाइप के इलाकों में, फिर वहाँ पे बेचारा जो एक लोकल उनका एक इकोसिस्टम बन गया है, वो सब छेड़छाड़ हो रही है। इवन इस पर एक सीन भी याद आ गया मुझे रियल का, आई थिंक गोवा के किसी जंगल का भी था कि उसको पूरा काट के कुछ करने वाले हैं, फिर वहाँ पे लोगों ने काफ़ी अपोज किया था इसका कि मत काटो। फिर इनका कहना था कि वहाँ पे ज़मीन के अंदर से काफ़ी डायमंड वायमंड निकलेगा टाइप, है ना। फिर अभी एग्जैक्ट मुझे आज की डेट में नहीं पता उसका क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में बताना जो मैं बात बोल रहा हूँ उसका क्या हुआ अभी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो ये कैट वाले भी होते हैं ना जो ये अच्छे अच्छे आरसी ढूंढ के लाते हैं, तो इनकी इज्जत करो। इज्जत मतलब ये जो पढ़ो आप ऐसा लगो कि हाँ यार कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है हमें आगे। अमंग द कनेक्शंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड वेस्ट, ओनेल एक कोई होगा, हाईलाइट दैट devices developed to reduce our carbon footprint such as lithium batteries, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक उसका जवाब मिल गया होगा। Devices developed to reduce our carbon footprint such as lithium batteries for hybrid and electric cars or solar panels become potentially dangerous electronic waste at the end of their productive life. The disposal of toxic waste has long perpetuated social injustice through the flow of waste to the global south and to marginalized communities in the global north. अभी अपनी ये बात हो रही थी, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ये एक्टिवा स्कूटी खरीदने के पीछे पड़े हुए, मोबाइल और ये सब, है ना, लिथियम बैटरीज, ये टेस्ला वाला तो पूरा लिथियम पे ही काम कर रहा है, मस्त, है ना। चाइना में तो अच्छी खासी बैटरीज की खेती है इनकी शायद, ठीक। बेसिकली इसने एक अच्छा पॉइंट बताया, इनकी जब लाइफ हो जाएगी फिर क्या,
पॉइंट समझ रहे हो भाई? कोई भी बैटरी है कभी तो खराब होगी। आपका मोबाइल है, जीवन में आप अभी तक 4-5 मोबाइल तो बदल चुके होगे, तो वो जो पिछले 4-5 मोबाइल थे वो क्या हो गया आप आज के डेट में? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आप कोई भी कार यूज़ कर रहे हो उसकी बैटरी कभी तो ख़राब होगी, 5 साल 10 साल 15 साल बाद। वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये वेस्ट कहाँ जाएगा और ये जहर का काम करेगा, फिर पॉइजन जैसा काम करेगा। ठीक है, द डिस्पोजल, अब इसका डिस्पोजल जो डिस्पोजल का जो फ्लो है वो फिर वही ग्लोबल साउथ नॉर्थ में यही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को ही इनका नुकसान उठाना पड़ता है फिर, है ना। शहरों में तो वेस्ट डाल नहीं देंगे, तो कहाँ डालते हैं? इधर साइड बेचारे लोग परेशान होते रहते हैं। ठीक है, आगे। उम्मीद है आपको मज़ा आ रही होगी पढ़ के। While renewable energy is a more recent addition to financial portfolios, अब देखो ये फाइनेंशियल एंगल पे आ गया। More recent addition to the financial portfolio, investment in the sector must be considered in light of our understanding of capital accumulation, है ना। हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें हमें समझनी होगी, है ना। As agricultural finance reveals the concentration of control or corporate activity facilitates profit generation. For some climate activists, the promise of renewable rests on their ability not only to reduce emissions but also to provide distributed, democratized access to energy. But Burke and Stephens cautioned that renewable energy system offers a possibility but not a certainty for more democratic energy future. ठीक है, पहले इतना समझा देता हूँ। नॉर्मली इसमें कवि कहना चाह रहा है, कवि मतलब ऑथर, कि फाइनेंशियल एंगल पे अभी ये लोग आ गए कि अभी तो जैसा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में भी देखा था कि अभी स्मॉल स्केल पे ही हो रहा है, तो कॉरपोरेट लेवल पे ये हो नहीं रहा है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं, ROI टाइप, है ना। तो इसको एक सिस्टमेटिक पूरा करना होगा, है ना, डेमोक्रेटिक टाइप का करना होगा। ठीक है, तब भी एक सिस्टमेटिक चेन टाइप की बन जाएगी। लाइक इसमें फार्मिंग से उन्होंने रिलेट कर दिया कि इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जुड़े हुए हैं, इससे इसमें इनको गेन भी होता है। बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है। तो इसको भी, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो हैं, इसके लिए भी पूरा सिस्टम बनाना होगा। तो फिर ये जो दो लोग थे, बुर्क एंड स्टीफन जो भी हैं, ये इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल तो है लेकिन इसकी सर्टेनिटी नहीं है ना, डेमोक्रेटिक एनर्जी फ्यूचर्स की। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर ओनली हाईली प्रॉफिटेबल टू institutional investors if control is consolidated somewhere in the financial chain। वही मैंने कहा, एक पूरी चेन बनानी होगी तभी अच्छा हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस at the household or neighborhood level. However, such small scale localized production is unlikely to generate high return for investors. For financial growth to be sustained and expanded by the renewable sector, production and trade in renewable energy technologies will need to be highly concentrated, and large asset management firm will likely drive those development। बोला लार्ज एसेट मैनेजमेंट फर्म जो है ना, उनको ये करना पड़ेगा डेवलपमेंट में इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक इनका पैसेज खत्म। अब मैं आपको इसमें और बताता हूँ, जैसा कि इसका मतलब वही था जो ऊपर मैंने समझाई दिया, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। मोटा मोटा ये इस पैराग्राफ में बोलना चाह रहा है, क्योंकि अभी लोकल लेवल पे हो रहा है, हाई प्रॉफिट नहीं है उस कारण, है ना, लोकल लोग फ़ायदा उठा रहे होंगे लेकिन बड़ा सिस्टम नहीं बना है, इस कारण ग्लोबली अपन नहीं कर पा रहे हैं। तो ग्लोबली अगर प्रॉफिट चाहिए, अच्छा एक सिस्टम चाहिए, है ना, तो आपको इसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो हो गया पैराग्राफ। अब मैं आपको एडिशनल कुछ बता देता हूँ। लाइक इंडियन गवर्नमेंट भी खूब कर रही है इस पे काम, है ना। इसमें हम जैसे बोलते हैं ना, अपना एक स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत। तो दरअसल हमारी कोशिश है कि इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर भारत बन जाए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट टाइप के बन जाए। इसलिए अभी आपने देखा होगा घरों पे वो सोलर पैनल लगवाने के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम चला रही है, सब्सिडी दे रही है ना। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चालू की जैसे नेशनल सोलर मिशन, नेशनल विंड पावर मिशन, है ना, और नई नई वो स्कीम्स ला रही है जिसमें एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना।
एक इसका प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, है ना, इन सब चीज़ों पे काम कर रही है। अब जैसे इसमें जैसे बात इन्होंने बोला कि बड़े बड़े लार्ज मैनेजमेंट फर्म्स को आना पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे टाटा ऑलरेडी इन्वॉल्व है, टाटा का जो है ना, वो सोलर पे काम कर रहा है। फिर अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पे खूब काम कर रहा है ना, अडानी ग्रीन्स के नाम से आपने सुना ही होगा, अच्छा खासा उसका शेयर भी अच्छा खासा चल रहा है अडानी ग्रीन्स का, है ना। फिर रिलायंस की भी एक है, ठीक है, रिलायंस के बाद सुजलॉन भी है, सुजलॉन जो वो विंड एनर्जी पे काम करता है। रिलायंस का नाम है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, है ना, ये मैंने नाम लिख लिए थे ताकि मैं नाम ना भूल जाऊँ। फिर सुजलॉन भी, सुजलॉन आपका विंड एनर्जी पे काम कर रहा है। फिर एक हीरो फ्यूचर करके भी, हीरो फ्यूचर विंड एंड सोलर दोनों पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसा इन्होंने आखिरी के उसमें 2-3 लाइन में कहा था, तो मैंने देखो आपको कितने सारे एग्जांपल दे दिए कि इंडिया में चल रहा है काम, मतलब ये जो आरसी लाते हैं ऑथेंटिक आरसी है, मतलब तो आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सीखो। इसी बहाने जो आखिरी के थोड़ा मैंने बताया, इससे आपका जनरल अवेयरनेस भी काफ़ी अच्छा हो गया होगा। अब मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया, अब आपको और डिटेल में जाना हो तो आप गूगल कर लो, ठीक है, तो आपको अच्छा और नॉलेज मिल जाएगा सेम टॉपिक पे। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू could be an accurate inference from the first paragraph of the passage। फर्स्ट में तो उसने वही सब कहा था कि इसको अच्छे से स्क्रूटनाइज करो और ये सब, है ना, थोड़ी शुरू की 2 लाइन में तो मैं तारीफ थी, फिर उसकी जांच पड़ताल थी, फिर वो लोकल लेवल की बात कर दी थी, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये सब था। द ऑथर हैज रिजर्वेशंस अबाउट, अच्छा रिजर्वेशन का मतलब एक वो जो आप समझते हो, एक होता है डाउट होना, फीलिंग ऑफ डाउट, है ना, अगर इसका मतलब नहीं पता तो लिख लो। The author has reservations about the consequences of renewable energy system। सही है, किसी के बारे में तो पूरा उसने लिखा हुआ है, फर्स्ट का यही सही है, आगे पढ़ने की इच्छा हो तो देख लो। The author's only reservation is about the profitability, बिल्कुल नहीं, आपने पूरा पैसेज में देखो, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी होता तो मैं इतना आपको ज्ञान ही नहीं देता। The author has reservations about the consequences of non-renewable, बात ही नहीं की गई थी। The author does not think renewable energy system can be as efficient as, ये भी नहीं है, मैंने कहा था पहले ये लगा दो, BCD पढ़ने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी। सेकंड, based on the passage we can infer that the author would be most supportive of which one of the following practices: more stringent global policies and regulations to ensure a more जस्ट सिस्टम ऑफ टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल, बहुत अच्छा है ना, होना चाहिए, विद और वुड बी मोस्ट सपोर्टिव, ठीक है। इसमें उसने पूरा एक पैराग्राफ, हमारी इसी पे बात हुई थी, वो नील भैया ने जो कहा था, है ना, तो ए पॉइंट सेकंड का भी आई थिंक ए आंसर होना चाहिए, ठीक है। बी भी देख लेते हैं, एनकरेजमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली कार्बन बेस्ड फ्यूल्स, नहीं, ऐसा कहीं नहीं था। The localized small scale development of, नहीं, the study of coexistence of marginalized people with their environments, ये भी नहीं था, यही पॉइंट सबसे सही है ना। थर्ड, ये मैंने येलो नहीं किया क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू, है ना, बोले इनमें से अगर ट्रू हो गए, could be seen as supporting the argument in the passage except, देखो if true और यहाँ पे इसने except भी बोल दिया, ठीक है। तो थर्ड देख लेते हैं, marginalized people in Africa, Asia and Latin America have often been main sufferers of corporate mineral extraction, supporting except, ये तो सपोर्ट कर रहा है, हमें क्या बताना है, जो सपोर्ट बेसिकली नहीं कर रहा है, ठीक है। The possible negative impact of renewable energy need to be studied before it can be offered as financial investment opportunities। देखो फाइनेंस और ये नेगेटिव इम्पैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी का बता रहा है, ये लिंक नहीं कर रहा उससे, एक्सेप्ट ये, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें थी, है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के वो करने थे, लेकिन इसका फाइनेंस वाले से उसका लिंक नहीं था, ये अलग कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट नेचर पे बढ़ने की बात हो रही थी,
और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो एक अलग पार्ट था, ठीक है। तो एक्सेप्ट में ये बी वाला पॉइंट आ जाएगा। सी भी पढ़ लेते हैं। वन रीजन फॉर द परपेचुएशन ऑफ सोशल इनजस्टिस लाइज इन द प्रॉब्लम ऑफ द, ये भी सही है, ये भी वो कर रहा है। डी, द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस हेल्प अस टू सी हाउ टू कंसंट्रेट, ये भी सही है ना। तो गलत पूछा था, गलत में ध्यान दिया, उसने क्या हुआ, दो अलग अलग थॉट उसको मिक्स करके लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं। ये मैंने येलो किया हुआ है, ये नीचे कैसे हो गया, थोड़ा सा इसको मैं वो कर लेता हूँ, ड्रॉ में ये आ जाएगा। पढ़ते ही नहीं बने तो क्या मतलब, हाँ अब सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ फॉल्स, देखो बेसिक कुछ चीजों पे आरसी में ध्यान देना। जैसे क्या लिख दिया, इफ फॉल्स कुड बी सीन एज द बेस्ट सपोर्टिंग आर्गुमेंट इन द पैसेज, ठीक है। अगर ये गलत हो गया इनमें से कोई तो बेस्ट सपोर्टिंग हो जाए, ठीक है। द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिन्यूएबल थ्रू स्मॉल स्केल लोकल सिस्टम इज नॉट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, है ना। तो अगर ये गलत हो गया तो सब ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स आर नॉट प्रॉफिटेबल, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, फॉल्स है, प्रॉफिटेबल है एज नॉन रिन्यूएबल, ये भी गलत हो गया। हमेशा हमें जो भी लाइन लिखी ना उसका उल्टा कर दो, फिर उसको देख लो पैसेज पे फिट बैठ रहा है कि नहीं, है ना। नॉट का मतलब, इसका मतलब था इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है, उसने कहा था नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। चीज समझ आ गई, सबसे अच्छी ट्रिक बताई। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम आर एक्सपेंसिव, है ना। एक्सपेंसिव की जगह क्या कर दो, फॉल्स करना है, मतलब लो कॉस्ट वाले, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम आर लेस एक्सपेंसिव एज नॉन रिन्यूएबल, नहीं ये भी नहीं है, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा। आई ना मजा, अच्छी ट्रिक समझ में आ गई। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम हैव लिटिल और नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लिटिल और नो की जगह ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये तो अभी पूरी बात ही इस पे गई थी कि बहुत इफेक्ट है इसका, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और इन सब की हमने बात की थी, ठीक है। सिर्फ लोग सोचते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है, और इस पैसेज में समझाया गया कि है भाई साहब। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द मेन आर्गुमेंट ऑफ द लास्ट पैराग्राफ। देखो लास्ट पैराग्राफ जो था उसमें बात की गई थी वो एग्रीकल्चर वाली, है ना। और उसमें कहा था कि एक डेमोक्रेटिक पूरा बना देना चाहिए सिस्टम टाइप का, है ना। एग्रीकल्चर से रिलेट करके उन्होंने बस यही कहा था। तो मेन फोकस लास्ट पैराग्राफ का यही था। तो पढ़ो तो इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा था। तो ये पूरा आरसी आपका कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, तो रीडिंग से आएगा। और रीडिंग करते समय इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप करूँ, तभी इतने बड़े बड़े मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो पूरी कहानी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द मेन आर्गुमेंट ऑफ द लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस एट द हाउस होल्ड एंड नेबर लेवल इज मोर एफिशिएंट एज मान, है ना। नहीं ये तो नहीं था। मोस्ट फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर नॉट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। वो तो एक वो नहीं है इसलिए, ठीक है। भी आगे और देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज डबल एज्ड स्वॉर्ड। ये देखो डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द, देखो यही तो है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सी आंसर सही है। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब एक तरफ तो आपको वो वाला फायदा भी हो रहा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, है ना। आप जैसे लास्ट पैसेज में भी याद करो हमने बात की थी जिसमें यूरोप वाला था, उसमें बात हो रही थी कि ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और ऑयल कंट्रोलिंग कंट्रीज हैं, है ना, ये क्या कर रही हैं, ये नहीं चाहती कि ये सोलर और ये सब हिट हो, नहीं तो इनका लॉस हो जाएगा। तो डबल एज स्वॉर्ड का मतलब एक तो हमारे को यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहा है, एक अल्टरनेटिव मिल रहा है, एक आत्मनिर्भर टाइप का, है ना। एंड जैसे कि इको फ्रेंडली जिसमें हम बात कर रहे थे, है ना, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन आखिरी पैरा में तो वो भी नहीं है, और लास्ट पैरा की बात कर रही है ना। एक वो
प्लस इंस्टीट्यूशनल गेन भी है, कैपिटल गेन भी है। तो डबल एज स्वॉर्ड मतलब दो तरीके से उनका फायदा है, ठीक है। तो मेन आर्गुमेंट इसका ऑप्शन सी ही होगा। डी पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम आर नॉट डेमोक्रेटिक अनलेस दे आर कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड, ठीक है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था अर्नो, ठीक है। उन दो बंधु जो थे उन्होंने भी इसका वो किया था, ठीक है। तो वैसे भी डी पॉइंट गलत हो गया। तो उम्मीद है ये पैसेज भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मेरी कहानियाँ भी अच्छी लगी होंगी। अभी तक सुन रहे हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।